वक्त मुसलसल बहता रहता है और अपने पीछे शब्दों के सिर्फ निशान छोड़ जाता है। शायरी, कविताएं और कहानियाँ हमारे लिए इस तेज भागते वक्त को समझने का एकमात्र जरिया हैं। इनके बिना न हमारे माजी का पता, न हाल का एहसास और ना ही मुस्तकबिल की सोच है। नमस्ते, मैं हूँ आगंतुक और मेरे पॉडकास्ट बज़ में आग में हम शायरी, कविताएं और कहानियों को सिर्फ महसूस नहीं करते बल्कि उनके ढांचे को भी समझते हैं। यहाँ हम बातें बहुत ही आज की ज़ुबान में करेंगे, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का मिक्स, ताकि किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। तो अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में से हैं जो कलात्मक अंदाज में कहे या लिखे गए शब्दों से मुतासिर होते हैं, तो ये पॉडकास्ट आप ही के लिए है। लफ्ज़ केवल जिल्द होते हैं किसी भी शेर के, रूह तक जाना है घर, मानी भी तो समझा करो। अक्सर होता यूं है कि जैसे ही हम कोई शेर सुनते हैं तो हमारा सॉल्यूशन फोकस माइंड तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। हमें चिमटी भरने लगता है कि भाई इसका मतलब क्या है, समझो, खोदो इसको, पूछो। दिमाग को यह समझाना ज़रूरी है कि यार चिल करो, ये शायरी है, कोई अखबार में छपी खबर नहीं कि पढ़ते से सब पता चल जाए कि कितने के गहने चोरी हो गए, किसके यहाँ से हो गए, वो कहाँ गए हुए थे और पुलिस इसके बारे में क्या कर रही है। शायरी को समझने में जल्दबाजी बिल्कुल वैसी ही है जैसे अगर आप बहुत भूख लगने पर कच्चा खाना खा लें। अब कच्चा खाना खाने से पेट तो भर जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता और हाजमा ख़राब भी हो सकता है। या फिर जल्दबाजी में कम उबली हुई चाय पी लेना और दूध, पत्ती और शक्कर को अलग अलग से टेस्ट कर पाना। कहने को काम चल जाता है लेकिन जायका ख़राब हो जाता है। और अगर आप नए नए चाय पीने वाले हैं तो इस तजुर्बे के बाद वो चाय पीना आप छोड़ भी सकते हैं। शेर को पचाने में वक्त लगता है, उसकी जुगाली करनी पड़ती है। कुछ दफ़ा सुनने या पढ़ने के बाद शब्दों के बीच के खाली हिस्से समझ आने लगते हैं और फिर जब एक सिरा पकड़ आ जाए तब वो जाकर खुलता है। शेर समझ भी आता है और महसूस भी होता है। हम रोज़ की बातचीत में कितनी बातें सीधी सीधी नहीं कहते हैं। आज ऑफिस में निचोड़ कर रख दिया, दिमाग पक गया यार, भाई पब्लिक में इज्जत उतर गई। हम समझ जाते हैं कि लफ्ज़ हाल नहीं, हालात का असर बता रहे हैं। लेकिन शायरी में आते ही हम हर अल्फाज का शाब्दिक अर्थ या लिटरल मीनिंग ढूंढने लगते हैं। यहाँ तक कि हम शायर की छवि भी उसके कहे हुए शेर के हिसाब से अपने मन में पक्की कर लेते हैं, बिठा लेते हैं। किसी ने अगर तन्हाई पे लिखा तो लगता है वो अकेला होगा, डिप्रेस्ड है बेचारा। शराब पे लिखा तो पियक्कड़ होगा, पी के कुछ भी लिखता है। जबकि अक्सर शायर दुनिया की बात को कंडेंस करके खुद को सब्जेक्ट बना लेता है और फिर लिखता है। शायरी कोई डायरी एंट्री नहीं होती, ये लफ्ज़ी नहीं बल्कि महसूसात का तर्जुमा होती है। शायरी में ऐसे बहुत से शब्द और रेफरेंसेस हैं जो शायर सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। शराब, साकी, जाम, वाइज। लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं जो उस शेर के मिसरों में रब्त लाने के लिए कई बार ज़रूरी हो जाते हैं। अब शराब की ही मिसाल ले लेते हैं। हिंदू इसे पाप समझता है, मुसलमान हराम कहता है, लेकिन छुप छुप के हिंदू भी पीता है और मुसलमान भी पीता है। इसमें कोई ऊंच नीच, धर्म का रोड़ा, जात पात कुछ नहीं आता। शायद सिर्फ ब्रांड्स बदल जाते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि इसको इतना बुरा बताने के बाद भारत की सारी स्टेट्स, सारे राज्य शराब पे टैक्स वसूलती है और साल का इस टैक्स से 2 लाख करोड़ तक की कमाई करती है। 2 लाख करोड़। इसका मतलब ये कि जो जितनी इंसानी मोरालिटी है ये आरबीआई के खातों में रुपए बनकर जमा हो जाती है। है ना मज़े की बात। खैर,
दुनिया के गोरख धंधे जो हैं, इनकी बातें शायरी में ही हों और शायरी से ही हो तो ही बेहतर है, नहीं तो झगड़े हो जाते हैं। शायरी में शराब सिर्फ नशा नहीं बताती। किसी शेर में शराब अगर रिंद और वाइस के साथ मिल जाए तो समाज का दोगलापन भी बताती है। साकी के साथ अगर जिक्र हो तो यारी और हसरत की बात करती है। शराब के कड़वे घूंट सच्चाई की बात बताते हैं और जाम जिंदगी, इश्क, ताकत, शोहरत सभी के नशे की बात करता है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अब क्या हरिवंश राय बच्चन ने दारू के ठेके का रास्ता बताने के लिए ये रुबाइयाँ लिखी थी, या क्या समझने वाले का विजन इतना सीमित होता जा रहा है कि वो शब्दों को सिर्फ सतही और लफ्जी अर्थ के अलावा समझ ही नहीं पाता। यहाँ मदिरालय या मधुशाला है हैप्पीनेस, सक्सेस, हमारी मंजिल जो हम इस ज़िंदगी में बिना नक्शे के ढूंढने निकलते हैं, और रास्ते भी हम उनसे पूछते हैं जो खुद ही इसी खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। शायरी का फेवरेट टॉपिक वैसे इश्क और महबूब माना जा सकता है। लैला, मजनू, हीर रांझा, शिरी फरहाद के नाम से सैकड़ों अशार हैं। ज़्यादातर लोग जो शायर कहलाना चाहते हैं इसी दरवाजे से शेर व शायरी की दुनिया में कदम रखते हैं। लेकिन क्या इश्क की बात हमेशा एक लड़का और एक लड़की के इजहार और तकरार की धुरी पर ही घूमती है? नहीं। हमारे एस्पिरेशंस, ख्वाब, इच्छाएं, हम उन सभी से मोहब्बत करते हैं। महबूब कभी गुरु भी हो सकता है, कभी ईश्वर, कभी सच्चाई, कभी सपने। बुल्ले शाह ने लिखा था कि रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई, सद्दो नी मैनो दीदो रांझा हीर ना आँखों कोई। अब जिन्होंने ये पहली बार फिल्म में सुना था उनके लिए ये रोमांटिक गाना है। उसके हिसाब से हीर रांझा के इश्क में अपने आप को भूल बैठी है। लेकिन बुल्ले शाह की तकरीर में बात हो रही है कि कैसे एक भक्त अपने ईश्वर का नाम ले के खुद ही भगवान का रूप बन जाता है, कैसे ड्यूअलिटी सिंगुलैरिटी बन जाती है, कैसे इबादत में, डिवोशन में क्रिएशन और क्रिएटर एक हो जाते हैं। इसमें चाहे आप कृष्ण मीरा देख लें, आप अद्वैत फिलॉसफी ढूंढ लें, सूफिज़म या रोमांस देख लें, तो आप एक शेर या दोहे या कविता को कितना समझ पाते हैं ये आपकी नज़रों पे चढ़े चश्मे पे निर्भर करता है। इसी थीम पर मीर तकी मीर का एक बहुत ही मकबूल शेर है कि परस्तिश की यहाँ तक किए बुत तुझे, नज़र में सबों की खुदा कर चले। यहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे महबूब तेरी यहाँ तक पूजा कर ली, इतनी पूजा कर ली कि तू सबकी नज़रों में ऊपर उठ गया, भगवान बन गया, परफेक्ट हो गया। इसका एक इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है कि तेरी क्वालिटी जो है वो मेरे तेरे प्रति डिवोशन में है, ना कि सिर्फ तेरी अच्छाइयों से। गुलजार साहब का एक खूबसूरत गीत है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। इस फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में ये गाना बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठता है, जहाँ एक एक्स गर्लफ्रेंड अपने नाउ मैरिड बॉयफ्रेंड को बता रही है कि वो घर से पर्सनल बिलोंगिंग्स तो वापस कर सकता है, लेकिन वो जो वक्त था, जो यादें थी, क्या उन्हें भी भुला पाएगा? क्या सामान लौटा देने से वो सब खत्म हो जाएगा जो पहले था? अब ये गाना ऐसा है कि जिन्होंने ऐसा कुछ जिया है, प्यार किया है, प्यार खोया है, उनके लिए ये समझना बहुत आसान है। लेकिन बच्चों के लिए, जो उम्र की उस दहलीज से अभी बहुत दूर हैं, उनके लिए इन शब्दों के कोई मायने नहीं है। यहाँ तक कि मूढ़ बुद्धि वाले बड़े लोग इसे कुछ भी बकवास लिखा है कहकर खारिज कर सकते हैं, और करते भी हैं।
जैसे साइंस में कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, वैसे ही एक ही शेर अलग अलग वक्त पर, अलग अलग हालात में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मतलब खोलता है। शेर नहीं बदलते, हम बदल जाते हैं, हमारी समझ बदल जाती है। शायरी में सब कुछ कह दिया जाता है, लेकिन सब कुछ पकड़ा नहीं जा पाता। मिर्ज़ा गालिब के एक और पेचीदा शेर से आज का एपिसोड खत्म करना बनता है। अर्ज़ किया है, आग ही दाम शुनी दन जिस कदर चाहे बिछाए, मुद्दा अनका है अपने आलमे तकरीर का। अब आप पूछेंगे कि इस शेर का मतलब भी बता दो, और मैं कहूँगा कि इतनी जल्दी क्या है, फिर कभी। इसी के साथ मेरा आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मेरा हैंडल है AG.UN.TUK। अभी चलता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप बज़्म आग की अगली कड़ी सुनने ज़रूर आएंगे। अगर आपको आज का शो पसंद आया तो बज़्म आग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं। मैं हूँ आगंतुक, आपसे जल्द ही मिलूँगा शायरी, कविताओं और कहानियों के इस अनंत महासागर में साथ में डुबकियाँ लगाने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा।